हॉल में उपस्थित सभी सुधी जनों को, विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम और विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आज हम एक छोटा सा विषय लेकर आए हैं, प्राणायाम से स्वास्थ्य लाभ। अभी जो बात चल रही थी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग, तो मैं चूँकि शुरू से साइंस का ही विद्यार्थी रहा और MBBS MD करने के उपरांत फिर योग की तरफ मुझे ध्यान देने के लिए समय मिला। उसी समय मुझे अपने गुरु स्वामी अध्यात्मानंद जी से भी योग की शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। तो 1986 से लेकर अभी तक उनकी शिक्षाओं पर और फिर योग ग्रंथों में से जो बातें मैं समझ सका उनको लेकर के कुछ मेडिकल अंडरस्टैंडिंग मैंने बनाई है। और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि उसमें बहुत सारी ऐसी नई बातें मुझे मिली हैं ढूंढकर, जो कि बहुत से योग ग्रंथों से निकली और जो आजकल के यूनिवर्सिटी के सिलेबस वगैरह में शामिल नहीं हैं। तो मैं सभी उपस्थित लोगों से ये आग्रह करूँगा कि वो मेरी किताब अवश्य पढ़ें। मेडिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा इस नाम की किताब है। स्लाइड शो के आखिर में उसकी तस्वीर भी आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट देखिए, जब हम मेडिकल फिजियोलॉजी से प्राणायाम को कोरिलेट करने लग जाते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि योग में सांस अंदर लेने की प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं पूरक, और मेडिकल फिजियोलॉजी में उसको इंस्पायरेशन कहेंगे। इसी तरह से सांस को अंदर रोकना हो तो उसे ब्रेथ होल्डिंग कहेंगे, योग में कुंभक कहेंगे, और योग में जिसको हम रेचक कहेंगे उसे मेडिकल फिजियोलॉजी में एक्सपायरेशन कहेंगे। लेकिन फिजियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें और आती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और तरह तरह के पार्शियल प्रेशर्स और वॉल्यूम्स। इनके बारे में योगियों को उस समय जानकारी नहीं रही होगी, इसलिए इनका पैरेलल कोई शब्द आपको योग शास्त्रों में नहीं मिलेगा। लेकिन इससे ये नहीं होता कि हम प्राणायाम के विज्ञान को फिजियोलॉजी से नहीं समझ सकते। हम अवश्य समझेंगे, और कैसे समझेंगे अभी आपको बताते हैं। नेक्स्ट देखिए, बात यह है कि जब हम MBBS में फिजियोलॉजी पढ़ते थे और फिर हम योग सीखने के लिए आए तो हमें सबसे पहले यही समझ में नहीं आता था कि आफ्टर ऑल दाहिने नथुने से सांस लेने में और बाएं नथुने से सांस लेने में क्या अंतर है। मैंने कभी कभी अपने गुरुजी स्वामी अध्यात्मानंद जी से ये भी पूछा कि दोनों नथुने जब अंदर जाके एक ही जगह मिलते हैं, नेज़ोफेरिंग्स एक ऐसी जगह है कि आप यहाँ से हवा लो चाहे यहाँ से हवा लो, वो अंदर तो एक ही जगह पहुँचने वाली है। तो फिर अंतर क्या है? हम बाएं से बंद करके दाहिने से लेते हैं, दाहिने से लेकर के उसे बाएं से छोड़ते हैं। तो इस प्रक्रिया का क्या महत्व है? जब हवा अंदर ही जानी है, नेज़ोफेरिंग्स में जाके दोनों एक ही हो जाने हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो मज़े की बात यह है कि गुरुजी हमें कुछ संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। संतोषजनक का अर्थ यह है कि उन्होंने उत्तर तो दिया कुछ ना कुछ, लेकिन मेरे को मेडिकल फिजियोलॉजी के बेसिस पे उनके उत्तर से संतोष नहीं हुआ। लेकिन तकरीबन तभी यानी ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1986 की, तब से फिर ये ज्ञान सामने आया कि हमारे ब्रेन के जो दोनों हेमिस्फीयर्स हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। मज़े की बात यह है कि 400 साल से हम एनाटॉमी पढ़ते आए हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते आए हैं। हमें ये अच्छे से पता है कि बायां गोलार्ध जो है वो दाहिने हाथ और पैर को कंट्रोल करता है और इधर का गोलार्ध इधर के अंगों को कंट्रोल करता है।
चेहरे का भी यही हाल है, तो नाक का भी यही होगा, निश्चित बात है। और तब हमें ये समझ में आया कि ये जो दोनों गोलार्धों का जो डिवीज़न ऑफ वर्क है, अगर आज की तारीख में आप फिजियोलॉजी की किताब पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि दोनों में से एक को हम कहते थे डोमिनेंट हेमिस्फीयर, अब उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशनल, और जो दूसरा है जिसको हम कहते थे रिसेसिव हेमिस्फीयर। यानी आपको अगर पूरे लोगों में पता करना हो कितने लोग राइट हैंडेड हैं, आप सुनते होंगे क्रिकेट की कमेंट्री आती है कि ये भाई ये जो गेंद फेंकता है तो ये दाहिने हाथ से फेंकता है, कोई दूसरा होता है वो बाएं हाथ से फेंकता है। तो राइट हैंडेड पर्सन को अगर बाएं हाथ में गेंद पकड़ा दी जाए तो उसको स्किल नहीं आ पाएगी। आप खुद भी ये करके देख सकते हैं, अगर आप राइट हैंडेड हैं और दुनिया में 92% लोग राइट हैंडेड हैं, अगर आपको टूथ ब्रश ही पकड़ा दिया जाए बाएं हाथ में तो आप ठीक से ब्रश भी नहीं कर पाएंगे, लिखना तो दूर, ब्रश करने में क्या है। तो तब धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया, ये अंडरस्टैंडिंग मेरी बनी कि जो दाहिने हाथ वाले लोग हैं, राइट हैंडेड लोग हैं, उनके बारे में अब हम ये कह सकते हैं कि उनका बायां नथुना जो है, जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, वो ठंडी हवा के लिए ज़्यादा संवेदनशील है, इट इज़ मोर सेंसिटिव फॉर कोल्ड। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि योग शास्त्र ने इसे 3000 साल पहले पहचाना कि जब दाहिना स्वर चल रहा हो उस समय आपको गूढ़ विषय का ज्ञान आसानी से हो जाएगा। अगर आप मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, फिजिक्स सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कैलकुलेशंस, ग्रामर, ये सब चीज़ें जो हैं, ये ज्ञान अगर आपको सीखना है जिस समय आपको क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपका दाहिना स्वर चलता होना चाहिए। अगर नहीं चल रहा है तो योग शास्त्र हमें सिखाता है कि स्वर कैसे बदलें, और जब एनर्जी फ्लो बाएं हेमिस्फीयर में होगा उस समय दाहिना नथुना चलता हुआ दिखेगा। और योग शास्त्र हमें सिखाता है कि हम चाह करके, अगर आप किसी गूढ़ विषय का ज्ञान प्राप्त करना अभी चाहते हैं, आपकी कंप्यूटर क्लास है, मैथमेटिक्स की क्लास है, फिजिक्स की जिसकी भी क्लास है, तो उस समय आपका दाहिना नथुना चलता हुआ हो तो बहुत अच्छा। लेकिन बायां नथुना भी किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। बायां नथुना जब चलता है तो राइट हेमिस्फीयर हमारा अच्छा काम करता है, और उस समय आप जो भावनात्मक जो दुनिया में चीज़ें हैं, जैसे कविता है, गज़ल है, नृत्य है जिसमें हाव भाव होते हैं, अथवा कोई भी कला है, उसका अगर आप रसास्वादन करना चाहते हैं, अथवा आप किसी भावना में डूबना चाहते हैं, प्रेम में डूबना चाहते हैं, भक्ति में डूबना चाहते हैं, किसी भी भावना में आप डूबना चाहते हैं, या सामने वाले के किसी के सुख और दुख में शामिल होने के लिए उसकी भावनाओं से जुड़ना चाहते हैं, उस समय आपका ये वाला नॉस्ट्रिल चलता रहे तो ये हेमिस्फीयर काम करेगा। नेक्स्ट, ये जो हम यहाँ दिखा रहे हैं ये योग दंड है, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि योगी जब बैठते हैं आराम करने के लिए तो अपने हाथ को आराम से यहाँ रखने के लिए उन्होंने ये डंडा बना रखा है। आमतौर पे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन अब धीरे धीरे फिजियोलॉजी में भी ये जानकारी मिलने लगी है कि ये नॉस्ट्रिल डोमिनेंस को चेंज कर सकते हैं। अगर इधर की पसलियों पे दबाव डालेंगे तो इधर का नॉस्ट्रिल खुलेगा। तो हम ये मान सकते हैं अभी कि अगर बायां नॉस्ट्रिल खुल गया तो इसका मतलब कि दाहिना हेमिस्फीयर, और इसी तरह से अगर आप इसको इधर को लगाएंगे, इधर की पसलियों पे दबाव डालेंगे तो आपका दाहिना नॉस्ट्रिल खुलेगा। दाहिना नॉस्ट्रिल खुलने पे आपको गूढ़ विषयों का ज्ञान अच्छे से प्राप्त होगा। आगे बढ़ें। नेक्स्ट, ये श्लोक देखिए कितना पुराना है। सूर्य प्रवाहे प्रवदन्ति विज्ञा ज्ञानम ही अगम्यस्य तु निश्चयेन श्वासेन युक्तेन तु शीतरश्मेः प्रवाह काले फलम अन्यथा स्यात्। तो ये ज्ञान बहुत पुराना है कि दाहिना नॉस्ट्रिल चलता हुआ हो उस समय गूढ़ विषयों का ज्ञान होता है। लेकिन हमारे इतने कॉलेजेस हैं, इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, कंप्यूटर कॉलेजेस हैं, क्या वहाँ पर विद्यार्थियों को ये सिखाया भी जाता है कि भाई क्लास में आए हो तो ज़रा चेक तो करो? अब तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हम तो ग्लास स्लाइड का उपयोग करते थे, लेकिन अब हर आदमी की जेब में एक मोबाइल है। अगर ये इस पर आप नाक से ऐसे करेंगे
किधर को भाप ज़्यादा जमती है वो देख लो, अपनी नॉस्ट्रिल को ठीक कर लो। कभी कभी क्लास में आप देखते हैं ऐसा होता है, प्रोफेसर साहब कहते हैं यस यू, उधर से बाएं से तीसरा, आपका ध्यान कहाँ है, ऐसा कहते हैं ना, वो कहाँ ध्यान है उसका, क्योंकि फोकस नहीं कर पा रहा है। सही बात तो ये है कि होमवर्क नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्लास में ही विद्यार्थी को सीधे दिमाग में वो चीज़ घुस जाए, सारा प्रयास ऐसा होना चाहिए। आगे हम एक महत्वपूर्ण बात और बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा आगे बढ़ें। नेक्स्ट, हमने एक ये खोज कर डाली कि कभी कभी आप देखते हैं कि सुबह आप उठे और अचानक नाक बहने लग जाती है, सुरसुर की आवाज़ होने लग जाती है उसमें, तो ये क्या ज़ुकाम है भाई? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जी मेरे को एलर्जी है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मेरे को ठंडे पानी से, मैं ठंडा पानी पी लिया या ठंडे से नहा लिया इसलिए हो गया। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप इससे कैसे राहत पा सकते हैं ये हमें स्वर विज्ञान सिखाता है। ये जो सुबह सुबह उठ कर के नाक में सुरसुर होने लगती है, वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत खोजबीन की। नेक्स्ट, और क्या पाया? ये नाम दिया वासोमोटर रायनाइटिस। ये जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये यूएसए की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जो NIH की वेबसाइट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वहाँ पर अगर आप ढूंढेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। इट इज़ नाउ ए वेल रिकग्नाइज्ड एंटाइटी, यानी अच्छे से हमें पता है कि लोगों को वासोमोटर रायनाइटिस होता है। और इसकी क्या विशेष बातें हैं? नेक्स्ट, इसकी विशेष बात यह है कि ये नाक में सुरसुर तो होती है, नाक बहती है, लेकिन कोई बुखार उखार नहीं आता इसमें। आप देखेंगे अगर जुकाम खांसी वायरस कोई लग गया है तो वो 3 या 5 दिन रहता है और उसमें बुखार भी चढ़ता है, सिर दर्द भी होता है, इसमें कुछ नहीं होता। इसका कोई कारण नहीं दिखता। कोई कहता है कि ठंडे पानी से हो गया, आप गर्म पानी भी पी लो, कई बार जिसको होना है हो जाता है, गर्म पानी से नहा भी लो तभी भी होना है तो हो जाता है। तीसरी चीज़, आजकल वायरोलॉजी लैब्स हो गई हैं हर जगह। जैसे कोरोना को ढूंढते थे ना नाक में स्वाब डाल के, राइनो वायरस मिल जाता है, लेकिन वासोमोटर रायनाइटिस में कोई वायरस नहीं मिलता। चौथी चीज़, कोई एलर्जी नहीं दिखती, क्योंकि एलर्जी के भी टेस्ट होते हैं भाई। खून टेस्ट में इओसिनोफिल बढ़े हुए होने चाहिए अथवा IgE किस्म की एंटीबॉडी होना चाहिए, वो कुछ नहीं मिलती, कोई एलर्जी नहीं। बस नाक में सुरसुर होती रहती है और वो भी कुछ घंटे में ठीक हो जाती है। मैं अपनी माँ को अक्सर याद करता हूँ, वो 96 साल की होके गई, लेकिन जीवन में उनके हर 365 दिन में से ये समझें कि 150 दिन तो ऐसे गुजरते थे कि जब वो सुबह उठती तो उनको नाक में सुरसुर होती रहती है, और फिर उनको आटा भी गूंदना है, रोटियां भी बनानी है, और कहीं वो उसमें ना टपके। फिर वो एक APC की गोली खा लिया करती थी, और मेरे पिताजी डॉक्टर होते थे तो गोलियां आसानी से उपलब्ध भी रहती थी घर में। उन्होंने बहुत APC की गोलियां खाई होंगी, और चूँकि उस समय उनको ये जानकारी नहीं थी और ना ही मुझे थी, मैं तो शायद दुनिया में ही तब आया। तो अब आप नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट स्लाइड। अब इस बात को समझें कि जो भी राइट हैंडेड हैं, और हम में से 92% राइट हैंडेड लोग हैं, तो हमें बाईं नाक जो है ये ठंडी हवा के प्रति संवेदनशील है। तो सुबह जब उठते हैं तो कोशिश ये करें कि ठंडी हवा इस नाक में ना घुसे। कैसे करना? नेक्स्ट, आपको अभी अभी बताया कि योग में ये तरीके आपको पता हैं कि किस तरह से ये वाली नॉस्ट्रिल चलानी है। तो बिस्तर पे उठते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये, यहाँ पे दबाव देने का तरीका क्या, इस करवट पे लेट जाएं। सिर्फ 2-3 मिनट लेटने पे आप देखेंगे कि ये नाक आपकी खुल गई है, राइट वाली। और फिर आप अपनी रजाई चादर जो भी आपने ओढ़ रखा है उसे छोड़ करके जब उठेंगे तो आपकी नाक में ये सुरसुर नहीं होगी। मुझे जब ये तरकीब पता चली, आप समझें लगभग 2003 के बाद, तो ये ईश्वर की बड़ी कृपा है कि किसी भी सुबह मुझे नाक में सुरसुर होने की वजह से कोई APC या इस तरह की गोली नहीं खानी पड़ी। ये तरकीब अगर आपको याद रह जाए सुबह उठते समय कि मैं किस करवट पे हूँ, और अगर आपको टाइम भी हो गया है, मान लो आपने तय किया हुआ है कि मैं 5 बजे उठूँगा, और 5 बज गए और आपने देखा कि हो ये तो मैं गलत करवट पे हूँ,
तो 5 मिनट और दे दीजिए, 5:05 पे उठें, लेकिन बाईं करवट हो जाए, दाहिनी नॉस्ट्रिल खुल जाए, तब आप उठिए। ये बात उन 92% लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो सब राइट हैंडेड हैं। बाकी 8% को अपने ऊपर खुद प्रयोग करके देखना चाहिए, उनके बारे में मैं सुनिश्चित रूप से नहीं कह सकता हूँ। नेक्स्ट, ये कोई दूसरा, हाँ ये, तो ये पोजीशन है आपको जिसमें लेटे हुए उठना चाहिए। अगर इस पोजीशन से उठेंगे तो हमारा वायदा है कि नाक में सुर नहीं हुआ करेगी। नेक्स्ट, फिर भी अगर हो जाए तो ये शीतली प्राणायाम का ये उपयोग है। बहुत सारे लोग ये सिखाते हैं कि शीतली प्राणायाम ठंडा करता है, शीतल होता है, तो चलो उनको भी जवाब दे देंगे कि ठंड को ठंड काटती है जैसे लोहे को लोहा काटता है। इस तरह से हमारा जो फिजियोलॉजिकल स्टडी है वो ये कहता है कि नाक में ठंडी हवा घुसने से नाक में प्रतिक्रिया हुई, तो नाक से सांस मत लें, मुंह से सांस लें, इस प्रकार से, जैसे आप देख रहे हैं जीभ को गोल करके। और 40% लोगों की जीभ गोल नहीं होती है बिकॉज ऑफ जेनेटिक रीजंस। ये बहुत सारे योग शिविरों में हमने देखा, जब हमारे स्वामी जी कहते थे हाँ भाई जीभ को ऐसे गोल करो, कुछ लोग उसको हाथ से पकड़ के ऐसे गोल, ऐसे नहीं होगी भाई। तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी तरीके हैं बहुत सारे। हमने नली का उपयोग किया है, आजकल स्टेनलेस स्टील की स्ट्रॉ मिलने लगी हैं। उस स्ट्रॉ से हम 2 काम करते हैं, एक तो हवा पीने का काम, जो आपको आज का विषय वो नहीं है, लेकिन उसी का एक छोटा सा टुकड़ा किसी को मुंह में दे दो, पकड़ो और उसमें से सांस लो, ऐसे लंबी सांस लो, तो वो जीभ से टकराती हुई जाती है जब हवा, तो वो नम हो जाती है, गर्म हो जाती है, और फिर वो फेफड़ों में जाके और गर्म होती है। और फिर जब उसको धीरे धीरे दोनों नाक से हम छोड़ते हैं तो वो वासोमोटर राइनाइटिस को ठीक करने में बिल्कुल समर्थ है। तो एक सिटिंग में सीधे किसी भी सुखासन में, पद्मासन में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और जीभ को गोल करके अंदर सांस लें और दोनों नाक से छोड़ें 15 बार। और अगर फिर से ज़रूरत पड़े तो दिन में 2-3 बार ये प्रक्रिया दोहराई जा सकती है। यू कैन रिपीट 2 और 3 टाइम्स। और आपको अगर वासोमोटर राइनाइटिस तो एक सिटिंग में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये भी वायदा है कि अगर किसी दूसरी तरह का भी राइनाइटिस है, अगर एलर्जी का भी राइनाइटिस है या अथवा वो वायरल राइनाइटिस भी है, वो भी ठीक होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ कि एलर्जी का ठंड से बहुत गहरा ताल्लुक है। जो एरियाज़ ठंडे होते हैं वहाँ पर जो भी एंटीजन आता है तो शरीर उसके अगेंस्ट IgE किस्म की एंटीबॉडी बना लेगा, और जब मास्ट सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो मास्ट सेल्स उस एलर्जी को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। आपने कभी गौर किया कि जो वैक्सीन लगाए जाते हैं तो वो जो भी हमारा ये कोर है, कोर के नज़दीक लगाए जाते हैं, यानी ज़्यादा अच्छा वैक्सीनेशन होता है जो यहाँ लगाया जाए। यहाँ क्यों नहीं लगाते भाई? यहाँ इसलिए नहीं लगाते क्योंकि ये एरिया ठंडा होता है। अगर ठंडे एरिया में वैक्सीन लगा देंगे तो वो इम्यूनिटी नहीं पैदा करेगा, वो एलर्जी पैदा कर देगा। इसलिए वैक्सीन हमेशा नज़दीक लगाए जाते हैं, कोर के नज़दीक, जो गर्म रहे। सही बात तो ये है कि भारत के प्राचीन काल में एक विधा थी जिसमें वो माता का टीका लगाया करते थे। आपको एक आर्टिकल पढ़ना चाहिए जो प्रोफेसर BM हेगड़े द्वारा लिखा गया है। वो क्या करते थे कि पिछले साल जब माता फैली, स्मॉल पॉक्स का अब उन्मूलन हो चुका है, अब वो नहीं होती। वो पिछले साल की माता जब फैली तो उसमें से जो पपड़ी किसी पेशेंट की गिरती है, वो पपड़ी को वो संभाल के रखते थे अपने बटुए में, और फिर बरसात का मौसम आने से पहले एक पूरी टीम बनारस के पंडितों की दौरे पे निकलती थी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सारे इलाकों में, और वहाँ पे लोग तैयारी करके रखते थे कि हाँ हम माता का टीका लगवाएंगे। और वो टीका क्या होता था, वो तैयारी क्या होती थी? तैयारी ये है कि 40 दिन तक उसको फल खा करके रहना है। और फिर वो क्या करते थे, वो पंडित जी को एक नया वस्त्र दिया जाएगा और वस्त्र से वो यहाँ पे रगड़ेंगे मंत्र बोलते हुए, इधर रगड़ते जा 108 बार जब रगड़ेंगे तो वो चमड़ी आधी थिकनेस तक छिल जाती है। और फिर वो अपने बटुए से निकाल के उस कैप वहाँ पे लगा के फिर वो चुन्नी बांध दिया करते थे। ये आपको पढ़ने योग्य की चीज़ है। इसके बारे में अंग्रेज़ों की एक टीम आई थी कि भाई देखो कैसे स्मॉल पॉक्स से ये लोग बचाव करते हैं। तो अगर मेरा कहना यह कि वैक्सीन को अगर यहाँ लगाया जाए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, लेकिन फिर भी
अगर वैक्सीन को ठंडे एरिया में लगा दिया जाए, हाथ में, पाँव में, उसके बजाय इम्यूनिटी के एलर्जी पैदा कर देगा। तो एलर्जी का चूँकि गर्माहट से संबंध है, तो जब जब नाक में गर्म हवा पहुँचेगी एलर्जिक राइनाइटिस भी ठीक होगा। ये इसका फल है। नेक्स्ट, अब एक छोटा सा टॉपिक और मैं बताऊंगा कि अनुलोम विलोम का नाइट्रिक ऑक्साइड के इन्हेलेशन पे क्या प्रभाव है। देखिए, ये एक नई जानकारी सन 1990 के बाद मिली। जब हम फिजियोलॉजी पढ़ते थे MBBS में, MD में, मैं 81 में पास आउट हो गया था, तब तक नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में कुछ नहीं पता था। अब हमें पता है कि ये जो नाक से जुड़े हुए साइनस हैं, मैक्सिलरी साइनस है एक जोड़ी यहाँ पर फ्रंटल साइनसेज हैं। इन सभी साइनसेज के अंदर जो खोखली जगह है वहाँ पे सतत रूप से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती रहती है। और जब हम सांस लेते हैं और जब हम नाक से सांस लेते हैं तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों में जा कर के ये दो काम करती है। एक तो ये वासोडायलेटर है और एक ये ब्रोंकोडायलेटर है, यानी ब्लड वेसल्स को भी चौड़ा करेगी और एयरवेज को भी चौड़ा करेगी, खोलेगी उनको। नेक्स्ट, ये साइनसेस में बनने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड फेफड़ों के काम की है। देखिए कितनी मज़ेदार बात, पिट्यूटरी में बनने वाला हार्मोन थायराइड पे काम करता है। ऐसे शरीर में बहुत सारे कनेक्शंस हैं। सही बात तो ये है कि गैस के रूप में भी केमिकल एक्टिवेटर्स हो सकते हैं। ये खोज ही सबसे नई है। उसके बाद तो और खोजें होने लगी। क्या शरीर में थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S भी बनती है, शरीर में थोड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है, लेकिन अभी हमारा ये विषय नहीं है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में ये जानकारी सबसे नई है। नेक्स्ट, अब देखिए अनुलोम विलोम क्या करता है। पहले हमने ये नाक बंद की। हाँ, मैं एक छोटी सी मॉडिफिकेशन आपके दिल में डालना चाहता हूँ कि अक्सर हम ये समझते हैं कि सांस अंदर लेना पहली घटना है, फिर बाहर छोड़ते हैं, है ना। पहले क्या करते हैं, पहले हम अंदर लेते हैं फिर हम बाहर छोड़ते हैं। तो चूंकि ज़्यादातर किताबों में ऐसा ही है तो अभी तो ऐसे ही चलने दो। लेकिन मेरा ये कहना है कि ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर आप अपने विद्यार्थियों को ये सिखाएं कि पहली घटना बाहर छोड़ना, दूसरी घटना अंदर लेना। ठीक है, फिर आसान हो जाएगा कि भैया पहले तो इस नाक से बाहर छोड़ो और अंदर लो, और फिर रोक लो, और फिर इस नाक से बाहर छोड़ो और अंदर लो। सिंपल, मामले को कॉम्प्लिकेट क्या को करना, है ना। तो खैर, अभी आपको जैसा ठीक लगे, पहले इधर से सांस ले लीजिए, जैसा कि अक्सर योगाचार्य सिखाते हैं। सांस ले लिया, अब ये तो बंद है इस समय, फिर दोनों बंद है, तो जो बंद है उससे तो सांस अंदर नहीं गई ना। मतलब जितनी नाइट्रिक ऑक्साइड इस तरफ थी वो अभी अंदर नहीं गई है। ठीक है, क्योंकि सांस हमने इधर से ले ली। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ संचित है और अंदर रोक के रखो 8 सेकंड तो फिर भी संचित है, और फिर इधर से निकाल दिया। यानी जब हमने 4 सेकंड अंदर ली वो 4 सेकंड, रोक के रखी वो 8 सेकंड, और फिर बाहर निकाल दी हमने 4 सेकंड, तो ये पूरी नाइट्रिक ऑक्साइड इधर की बाहर हो गई, अंदर तो ज़रा भी नहीं गई। और अब अंदर कितनी जाएगी, सिर्फ 2 सेकंड बस। यानी ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर छोड़ दिया है, अंदर हमने कम लिया है। हमने कैलकुलेशन करके देखा तो ये समझ में आया कि 1/7 तक कम हो जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड का अंदर जाना, क्योंकि जितनी नाइट्रिक ऑक्साइड इधर बनी वो हमने बाहर निकाल दी और फिर सांस ले लिया और फिर रोक दिया। तब तक जो इधर रुकी हुई थी वो तो अंदर नहीं गई। अब इधर से बाहर छोड़ेंगे तो इधर की संचित नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर। तो एक ये तरीका है। नेक्स्ट, आप कहेंगे ये तो एक रुकावट आपने पैदा कर दी, वंचित क्यों करना है, फेफड़ों को हमने वंचित कर दिया। जो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ से जा रही थी उससे हमने वंचित कर दिया। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि वंचित करने के क्या प्रभाव होते हैं। देखिए, आपके गांव में, आपके शहर में बिजली जाती है क्या, जाती होगी। दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क ऐसे बड़े शहरों में बिजली नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती, 1 सेकंड को भी बिजली नहीं जाती। और जहाँ बिजली नहीं जाती वहाँ पर आप उनके घरों में देखिए तो क्या आपको इन्वर्टर मिलेंगे, जनरेटर मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। ओहो, जहाँ आपने वंचित करना शुरू किया, कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि जो इन्वर्टर बनाने वाली कंपनियां हैं ना, वो सरकार को जा कर के रिक्वेस्ट करती हैं कि ये मालिक कम से कम 2 घंटे बिजली बंद रखा करो।
तो जब बिजली बंद रखेंगे रोज़ 2 घंटे, कभी 11 बजे बंद हो रही है, कभी 3 बजे बंद हो रही है, तो लोग फिर अपने घर में इन्वर्टर खरीद लेते हैं। आपको आजकल पिसा पिसाया गेहूं का आटा मिल जाता है। धीरे धीरे चक्कियां भी बंद होने की नौबत आ गई, बड़ी ढूंढनी पड़ती आटा चक्की कहाँ है। अगर आटा पिसा हुआ मिलने लगेगा तो चक्कियां बंद हो जाएंगी। पहले चक्कियां भी नहीं थी तो लोगों के घर में घट्टियां थी ना, हाथ से पीसते थे आटा। तो जब किसी चीज़ से आप वंचित कर देते हैं तो उसका फल ये होता है आत्मनिर्भरता। लोग इन्वर्टर खरीद लेंगे, जो इन्वर्टर नहीं खरीद सकेगा कम से कम एक टॉर्च तो रख ही लेगा, वो भी नहीं है तो मोमबत्ती तो रख ही लेगा। लेकिन न्यूयॉर्क शहर के शहर में जहाँ बिजली कभी जाती ही नहीं, आपको इन्वर्टर भी नहीं मिलेंगे, शायद टॉर्च और मोमबत्तियाँ भी नहीं मिलेंगी। आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए थोड़ी देर को वंचित रखना ज़रूरी है। तो यही काम हमारा अनुलोम विलोम भी करता है। और दूसरी चीज़ संग्रह की वृत्ति भी। अगर आपको ये पता लगे कि भाई लॉकडाउन लगने वाला है, जिस समय ये घोषणा हो गई थी लॉकडाउन वाली, लोग बाग अपने घरों में अनाज, घी, तेल, ये सब चीज़ संग्रह करने लग गए थे। मुझे ऐसा अखबारों में पढ़ने को मिला था कि लोग बाग पैनिक परचेजिंग कर रहे हैं। क्या पता कल को मार्केट खुले ना खुले, आटा दाल चावल मिले ना मिले, लोग भर के रख रहे थे। तो वंचित करने का ये प्रभाव है और योग इसका भरपूर लाभ उठाता है। हमारा ये भी कहना है कि अपने शरीर को कभी कभी वंचित करिए भोजन से। हफ्ते में 1 दिन मत खाओ खाना, तभी तो चर्बी में से एनर्जी निकालेगा, नहीं तो ये इकट्ठी काय को करके रखिए। कभी कभी शरीर को वंचित करिए पानी से, निर्जला एकादशी रखिए। वो वंचित करने का ये प्रभाव है कि शरीर मैनेज करना सीखता है। बिना खाने के कैसे मैनेज करूं, बिना पानी के कैसे मैनेज करूं। और सिंपली फेफड़ों को नाइट्रिक ऑक्साइड से वंचित करने के हमारे पास ये 3 तरीके हैं। नेक्स्ट, एक तो अनुलोम विलोम जो कि 1/7, और 2 तरीके और हैं, वो शायद इस स्लाइड में नहीं आए हैं। एक तो शीतली प्राणायाम, क्योंकि जब मुंह से सांस लेते हैं तो बिल्कुल भी नाइट्रिक ऑक्साइड अंदर नहीं जाती है, फिर जब नाक से छोड़ते हैं सारी की सारी नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर निकल जाती है। और इसी तरह से जब आप ओम का जाप करते हैं, जल्दी से सांस लेते हैं और ओम लंबा बोलते हैं ओम, तो वो पूरी की पूरी सांस बाहर जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी बाहर जाती है। और एक ये भी शोध हुआ है कि जो भी हमिंग साउंड है, चाहे आप ओम बोलें, चाहे आप भ्रामरी प्राणायाम करें, जो भी हमिंग साउंड है वो साइनस में से नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर फेफड़ों को आप वंचित करते हैं, डिप्राइव करते हैं, तो फेफड़े अपनी खुद की नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना सीख जाएंगे, और जो कि फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकारी होगा। फेफड़ों की ब्लड वेसल्स खुली रहेंगी, जिसको कहते हैं प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन, वो नहीं होगा। और जिन जिन जगहों पे हवा नहीं जाती होगी वहाँ भी हवा जाने लगेगी। अब एक छोटी सी बात आपको और बता दूं कि हाइपोक्सिया का बहुत महत्व है। जैसा कि रशियन स्टडीज़ में उन्होंने खोज निकाला, 60 साल तक रशिया में खोज की कि ऑक्सीजन जब कम होती है शरीर में तो उससे सेकेंडरी चेंजेस होते हैं। वही बात जो वंचित करने वाली, आपके हाथ पैर मसल हार्ट ब्रेन सबको ऑक्सीजन कंटिन्यूसली मिल रही है, थोड़ी देर को उसे भी वंचित करो, मत दो ऑक्सीजन। ये एक नया विषय लगेगा, क्योंकि योगी लोग इस बात को मानते नहीं हैं। योगी लोग अक्सर ये कहते हैं कि प्राणायाम से आपको अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है। डॉक्टर लोग नहीं मानते, इसीलिए तो उनको समझ में नहीं आती बात कि क्या अतिरिक्त ऑक्सीजन। अगर अतिरिक्त ऑक्सीजन से ही बीमारियां ठीक हो रही होती तो हम सबको ऑक्सीजन सिलेंडर ही लगा देते हैं। घर के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व थोड़ा ढीला करके रख दो, लूज, घर में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो जाएगी। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? उसका कारण यह है कि अतिरिक्त ऑक्सीजन से बीमारियां ठीक नहीं होती। लेकिन हाइपोक्सिया से होती है। इसीलिए तो पुराने ज़माने में लोग पहाड़ों पे जाया करते थे स्वास्थ्य लाभ के लिए। आपने कभी टीबी सैनिटोरियम का सुना? यहाँ उत्तराखंड में भी एक है, भवाली नाम की जगह पे सैनिटोरियम। पहाड़ों पे ही बनते थे ज़्यादातर कि भाई पहाड़ पे जाओ, थोड़ा आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जिनके पास धन होता था वो हिल स्टेशन पे जाके 2-2, 3-3 महीना रहते थे वहाँ पर। और सारे के सारे योगी पहाड़ों पे ही क्यों जाते थे? कोई समझ में आई बात? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होती है। कम ऑक्सीजन में समाधि लगना बड़ा आसान होता है। लेकिन यहीं रह के, मैदान में रह के, समुद्र तल पे रह के
प्राणायाम से ऑक्सीजन कैसे कम करें, हाइपोक्सिया कैसे कम करें, हमने अपने अंतर प्रकाश सेंटर में जब से पल्स ऑक्सीमीटर उपलब्ध हुए ये काम बहुत आसान हो गया। आप भी कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर लगाओ, तरह तरह के प्राणायाम करो। हमने ये खोजा सांस को कितनी ही देर अंदर भर के रोको कुंभक, ऑक्सीजन कम नहीं होती है। कम होती है सिर्फ एक तरह के प्राणायाम में जो होता है बाह्य कुंभक, कि सांस को पूरी तरह बाहर छोड़ो और फिर रोको। और उससे भी ज़्यादा जो हाइपोक्सिया होता है वो होता है निश्शेष रेचक में। ये प्राणायाम सिर्फ एक जगह पे मेंशन्ड है, हठ प्रदीपिका के 5वें अध्याय में, जहाँ उन्होंने 8 प्राणायाम का वर्णन कर रखा है। ना तो घेरण संहिता में निश्शेष रेचक लिखा है, ना हठ प्रदीपिका में लिखा है। आपने वो पढ़े ही होंगे, सहिता सूर्य भेदश्च उज्जाई शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा। तो ये निश्शेष रेचक क्या चीज़ है और इसका क्या फ़ायदा है। जब हम वहाँ पे अध्ययन कर रहे थे अपने सेंटर में, तो हमने ये देखा कि सबसे पहले आप या तो 20 बार भस्त्रिका करें। देखो, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। 20 बार लंबी भस्त्रिका करके और फिर सारी की सारी सांस को बाहर छोड़ दें, और निश्शेष का मतलब आखिरी बूंद तक निकाल दें। पूरी सांस निकालने के बाद भी देखो इधर, फिर इतनी हवा अंदर थी ना, वो भी निकालना, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा देर रोकना। देखिए, मैं एक चीज़ पे और अक्सर जोर देता हूँ, यथाशक्त्या। यथाशक्ति का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। श्लोक क्या है, नेक्स्ट। ये थोड़ा 1 मिनट बैक करिए ज़रा, थोड़ा बैक, इससे पिछली वाली स्लाइड फिर से ले आइए। देखो, मैंने ये 3 चीज़ें छोटे अक्षरों में लिखी क्योंकि ये तो सबको ही बताता ही है कि प्राणायाम क्या करता है। भाई, चित्त को शांत करता है, सिंपैथेटिक गतिविधि को कम करता है, पैरासिम्पैथेटिक को बढ़ाता है, हार्ट रेट कम होती है, बीपी कम, ये तो सब आप लोग सब जानते हैं। जो नई बात है वो ये है कि प्राणायाम का एक उद्देश्य ये है कि आप इतनी देर तक सांस रोक सकें कि ऑक्सीजन कम हो जाए। पल्स ऑक्सीमीटर को उंगली में लगाओ और जो 98 या 97 नॉर्मल है उसको घटा के 90 या 88 या 84 या 80 पे ले आओ। ठीक है, तो ये प्राणायाम का एक उद्देश्य है, क्योंकि पहले दिन दूसरे दिन नहीं करने लग जाना कोई भी। हमेशा ये ध्यान रखें, यू हैव टू गो स्लो, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्य शनै शनै। तो धीरे धीरे इतना अभ्यास कर लें कि इतनी देर सांस रोक सकें कि ऑक्सीजन कम हो जाए। और होती है, जो मेरे पास कुछ लोग अभ्यासी आते हैं वो कहते हैं कि हाँ जी, मैं तो 3 महीने से प्राणायाम का अभ्यास कर रहा हूँ, उसको मैं ज़रूर निश्शेष रेचक सिखा देता हूँ। उसको एक ही दिन में आ जाता है, जो पहले 3 महीने से कर चुका है। जब पल्स ऑक्सीमीटर उंगली में लगाएंगे, पूरी सांस बाहर छोड़ें, आखिरी बूंद तक ऐसे करके निकाल दें और फिर ज़्यादा देर रोकना। नेक्स्ट, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? इससे ये फ़ायदे होने वाले हैं, जब पहाड़ पे जाते हैं तो इरिथ्रोपोइटिन बनता है ना, यहीं बनेगा, यहीं बैठे बैठे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। वास्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर एक होता है, जिसकी कोरोनरी में रुकावट हो गई है 50% 70%, वो नहीं बनेंगी। उसके साथ बनती, उसको बोलते हैं कोरोनरी कोलैटरल्स। तीसरी चीज़, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज नाम का एंजाइम बनता है, जिससे कि जब ज़रूरत होती है तो ब्लड वेसल्स तुरंत खुलेंगी। एंजाइना में बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सीढ़ी चढ़ता है तो उसके हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना चाहिए, कोरोनरी आर्टरी को डायलेट होना चाहिए, वहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल है। इसीलिए तो जो सॉर्बिट्रेट की गोली होती है ना, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट या ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, ये नाइट्रेट का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड बनने में हेल्प करता है। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज बढ़ा हुआ होगा तो एंजाइना में राहत मिलेगी। और सबसे एक बड़ी चीज़ कि स्टेम सेल जो होते हैं, शरीर के स्टेम सेल्स, करोड़ों सेल्स को तो ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन स्टेम सेल्स एक छोटी सी पॉपुलेशन है, माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक हैं। वो ऐसे सेल्स हैं कि वो ऑक्सीजन में ख़त्म हो जाते हैं। तो जो जितनी रक्त में जो ऑक्सीजन प्रवाहित हो रही है वो तो उसके लिए ख़राब है, ख़तरनाक है, कर्फ्यू के समान है। जैसे कर्फ्यू लग जाए तो बेचारे अंकल आंटी वो जा ही नहीं सकते बाहर, है ना। लेकिन अगर एक कर्फ्यू में थोड़ी देर को राहत मिले तो स्टेम सेल बोन मैरो से निकल के जिस जगह उनकी आवश्यकता है, घुटने में आवश्यकता है तो घुटने में, हार्ट में आवश्यकता है तो हार्ट में, जहाँ पे भी क्षति हो रखी है, कोई भी कार्टिलेज घिस गया है या हार्ट में कुछ कम हो गई है मायोकार्डियल सेल्स, तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं। और स्टेम सेल ऐसे सेल हैं
वो कुछ भी बन सकता है। जैसे एक नवीं कक्षा का बालक होता है, वो कुछ भी बन सकता है, वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, वो साइंटिस्ट भी बन सकता है, पॉलिटिशियन भी। लेकिन अगर एक बार उसने बायोलॉजी ले ली, फिर तो वो इंजीनियर नहीं बन सकता, फिर तो वो डॉक्टर की तरफ जाएगा या कुछ और बनेगा जो उस लाइन से। तो जो स्टेम सेल हैं वो कम उम्र के बच्चे की तरह है, उसमें पोटेंशियलिटीज़ बहुत हैं, वो कुछ भी बन सकता है। और इसलिए स्टेम सेल को इधर से उधर प्रवास करने के लिए जो सुविधा चाहिए वो ये है कि ऑक्सीजन कम हो, थोड़ी देर के लिए कर्फ्यू हटा दो भाई तो मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसा। और एक चीज़ और है, P53 एक जीन है जिसको हम कहते हैं गार्जियन ऑफ द जीनोम। तो ये बताया गया है कि हाइपोक्सिया से ये भी प्रमोट होता है। नेक्स्ट, ये हाइपोक्सिया थेरापी 60 वर्षों तक USSR में रिसर्च हुई, अब इसे अमेरिका में भी मान्यता मिल गई है। लेकिन भारत में तो 3000 साल से योगियों ने इसका उपयोग किया ही है। या तो हिमालय पे जा कर के हाइपोक्सिया, या गड्ढे के अंदर दब के, आपने वो समाधि देखी किसी की, गड्ढा खोद के उसमें घुस जाते हैं, ऊपर से पूरा लकड़ी का बोर्ड एक लगा देते हैं, मिट्टी गोबर सब छाप के, उसके अंदर हाइपोक्सिया, अथवा थोड़ी देर के लिए तो सांस रोक के हाइपोक्सिया। नेक्स्ट, ये आप देख सकते हैं कि अमेरिका की ये जो पेपर है फ्रंटियर मैगजीन न्यूरोसाइंस, इसमें ये छपा है। नेक्स्ट, ये हमारा भी एक पेपर है, आयु जर्नल में है, जिसमें हमने लिखा है निश्शेष रेचक प्राणायाम ऑफर्स बेनिफिट्स थ्रू ब्रीफ इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया। ये हमारे अंतर प्रकाश सेंटर फॉर योगा में किए गए अध्ययनों पर आधारित पेपर है, आयु जर्नल में, आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये उसका श्लोक है, जिस जगह पे रुकावट है, घुटने में तकलीफ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कंधे में तकलीफ है, तो सबसे पहले दिमाग में उसका चिंतन करें, यस्मिन यस्मिन यदा देशे रुजा बाधा प्रजायते तस्मिन देशे स्थितम वायु मनसा परिचिंतयेत एक चित्तेन तद ध्यात्वा पूरयेत पूरकेण तु। अब देखिए, इसमें कुछ दाहिने बाएं का सवाल नहीं है, बस उसकी तरफ ध्यान को केंद्रित करें और सांस अंदर लें, और फिर निश्शेष रेचक कुर्यात यथाशक्त्या प्रयत्नतः। और जो मैं बात बताने वाला था यथाशक्ति के बारे में, वो ये है कि ये यथाशक्ति शब्द जो है, ये चंदा लेने वालों ने ज़रा ख़राब कर दिया। जब देखो क्लिनिक में आ जाएंगे, आपकी दुकान में, आपके कॉलेज में, कहीं भी आ जाएंगे कि सर यथाशक्ति चंदा दें, तो कितना चंदा देंगे? 51 रुपये ले जा, 51 में नहीं माने तो 101 ले जा, यानी जितने में वो राज़ी हो जाए। तो वो यथाशक्ति थोड़ा ही है भाई। अगर ऐसे प्राणायाम करेंगे तो काम नहीं बनेगा। यथाशक्ति का अर्थ ये है कि जितनी शक्ति आपके अंदर है पूरी लगा दो, बिल्कुल बचा के नहीं रखना इतनी सी भी। यथाशक्ति चंदा देने का मतलब तो मैं अपनी ये जेब निकालूं, वॉलेट में जितना पैसा है सारा ही दे दूं उसको, भी आज की शक्ति इतनी है, चल। ऐसे तो कोई नहीं करता ना, बचा के तो रख लेते हैं, कहीं पेट्रोल ही भरना पड़ जाए तो इसलिए प्राणायाम में बचाना कुछ नहीं, पूरी शक्ति लगा देना। जब सांस को बाहर छोड़ के रोकें, देखें आप कितना सेकंड रोक पाते हैं, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड हैं। फिर भी अगर लगे कि नहीं अब तो सांस लेना ही ज़रूरी हो गया, नहीं 2-3 सेकंड और रोको, तब पल्स ऑक्सीमीटर दिखाएगा हाइपोक्सिया। बस एक आध स्लाइड और बची होगी, नेक्स्ट चला दें। तो इसमें क्या होता है, फेफड़ों में एल्वेलाई खाली हैं, जो भी रक्त वहाँ जाता है वो खाली हाथ लौटता है। उसको ऑक्सीजन चाहिए थी, आपने ऑक्सीजन फेफड़ों में से निकाल दी पूरी, और लेके बिना लिए लौटता है, इसलिए पल्स ऑक्सीमीटर आपको ये दिखाएगा। नेक्स्ट, और ये मैंने एक डिवाइस बनाया है कि जो सांस को न रोक सके उसके लिए ये हैंड हेल्ड हाइपोक्सिकेटर है। इसमें नीचे बलून लगा हुआ है, मुंह से सांस उसमें भरनी है और उसी में से लेनी है और उसी में भरनी है। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो फिर ज़्यादा देर नहीं ले पाएंगे। यस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर बढ़ती जाएगी। तो हमने इसके अंदर एक वाइट आप देख रहे हैं जो सफ़ेद चीज़ है, वो कैल्शियम ऑक्साइड के ग्रेन्यूल्स हैं, और इसके आराम से आप 20 बार, 25 बार, 30 बार सांस अंदर बाहर ले सकते हैं इसी बलून के अंदर। और पल्स ऑक्सीमीटर देखने से बताएगा हाँ ऑक्सीजन इससे कम की जा सकती है। और जो निश्शेष रेचक वाली बात है, आप कृपा करके मेरे यूट्यूब वीडियो को देखिए। हमने देव संस्कृति विद्यालय में जब हम गए थे तो विद्यार्थियों के सामने ये प्रदर्शन किया था कि कैसे निश्शेष रेचक से हाइपोक्सिया होता है। वो आपको उपलब्ध है यूट्यूब पर, आप देखें, डॉक्टर मालशे शोज हाइपोक्सिया बाय ब्रेथ होल्डिंग, इस नाम से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट,
ये मेरी किताब है मेडिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा, और अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो इसके नीचे मैंने कूपन कोड एक जनरेट कर रखा है मेंबर नाम से, यानी इस कॉन्फ्रेंस में जितने लोग हैं उन सबको अगर ये किताब चाहिए तो ये कंसेशनल प्राइस पे मिलेगी। एमआरपी इसकी 575 है, अमेज़ॉन वाले भी इसको 453 में दे रहे हैं, लेकिन हमारे ये मेंबर कोड लिखने से आपको मात्र 432 रुपये में मिलेगी। इसका फ़ोटो खींच के ले जाओ, और हो सकता है शायद कामाख्या जी बताएंगे। कामाख्या जी, मैंने आपको उसमें सोवेनियर में डालने के लिए भी दिया था, वो छप गया होगा उम्मीद है। तो अगर सोवेनियर में छपा होगा तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। और यहाँ पर हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत शांतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक मेरे व्याख्यान को सुना। कोई भी प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, अगर समय बचेगा तो प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, उसको हाइपरबैरिक ऑक्सीजन उसको कहते हैं, या हाँ हाइपरबैरिक कहते हैं। हाँ हाँ, वो आप देखिए उसमें मैंने उसके बारे में पढ़ा है और अपने क्लिनिक में उसको आजमाया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देने के लिए इक्विपमेंट थोड़ा सा महंगा होगा। लेकिन मेरे मन में जो बात आई वो इस प्रकार आई कि ऑलरेडी जब एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर 100 से ऊपर होता है तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन 98% तो वैसे ही है। आप थोड़ी सी देर गहरी सांस लें, थोड़ा भस्त्रिका या कपालभाति कर लें तो ऑक्सीजन सैचुरेशन 100% पे पहुंच जाती है। तो 100% से ऊपर क्या सैचुरेट करिएगा, यानी उससे ज़्यादा तो हीमोग्लोबिन तो नहीं लेगा। तो कौन लेगा? जो प्लाज्मा है, जो ब्लड प्लाज्मा है, उसमें डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ाई जा सकती है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन के जरिए। लेकिन अभी मैं चूँकि इसके अंदर गहरा उतरा नहीं हूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। यस, वो पैथी एक है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और एक तीसरी चीज़ भी है, कुछ लोगों ने क्या किया है, उससे टीलोमेयर्स की लेंथ बढ़ती हुई दिखती है। वो क्या करते हैं, 3 मिनट तक हाइपरबैरिक ऑक्सीजन और फिर 3 मिनट तक हाइपोक्सिया, दोनों को ऐसे ऑसिलेट करते रहते हैं। लेकिन अगर मुझसे अपना व्यक्तिगत अनुभव पूछें तो मैंने अपने क्लिनिक में ये हैंड हेल्ड हाइपोक्सिकेटर के अगला स्टेप जो है वो उसमें नाइट्रोजन सिलेंडर से मैं उसमें नाइट्रोजन देता हूँ, और हवा तो हम मुंह से भर ही सकते हैं। ऐसा करके हमने बहुत सारे पेशेंट्स का कॉरोनरी ब्लॉकेज के लिए इलाज किया है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए जिसमें तो कोई दवाई भी काम नहीं करती, दवाई खाते रहो तब तक वो ठीक रहता है। लेकिन हाइपोक्सिया थेरापी, उसकी दवाइयाँ भी छुड़वा सकती हैं। तो हाइपोक्सिया थेरापी के बारे में हमें भरपूर अनुभव है, क्योंकि रशिया में 60 साल से ये रिसर्च किया हुआ है, तो इसलिए यानी उसके अंदर कोई शंका नहीं है। हाइपरबैरिक का अभी मेरे को व्यक्तिगत अनुभव नहीं। ठीक, यस सर। थोड़ा सा आपने जिक्र किया था निर्जला काशी के बारे में। जी। तो मैंने 3 बार रखी, एक बार तो फंस गया था, तो वही 3, 4, 5 रोज हो और सबसे गर्म समय होता है, थोड़ा सा प्रकाश है ऐसे ये रखो जो जी। वो ऐसा है कि जो इसके अंदर एक नोबेल प्राइज़ भी मिला है, वो ऑटोफेजी पर मिला है नोबेल प्राइज़, ऑटोफेजी। क्योंकि देखिए, शरीर के अंदर वैसे तो ऊर्जा तो स्टोर्ड है फैट में, जो देखो पेट के ऊपर चर्बी है, कमर पे जहाँ जहाँ चर्बी है, तो बिना फूड के तो बहुत आसानी से रह ही सकता है आदमी, और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन रह सकता है बिना फूड के, जो चर्बी थोड़ी कम हो जाए। लेकिन उसके लिए थोड़ा अभ्यास धीरे धीरे करना पड़ता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने कभी भूखा रहने का अभ्यास ही नहीं किया, उसके अंदर वो एंजाइम्स निष्क्रिय पड़े रहते हैं जो चर्बी में से ऊर्जा निकालेंगे। अब आते हैं निर्जला पे। तो जब शरीर में पानी की कमी होती है, और शरीर को तो पानी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं से पानी निकालेगा। तो ऐसे समय वो कहते हैं कि ऑटोफेजी एक्टिव हो जाती है, यानी शरीर अपने ही कुछ सेल्स को मारना शुरू कर देता है कि भाई तू मर जा चल। तो वो किसको मारेगा? जो थोड़ा सा
बिगड़ गया है सेल, डिरेंज हो गया है, उसी को तो मारेगा। मान लो कोई कहे कि जी यहाँ पे हॉल में जगह खाली करनी है, कुछ कुर्सियाँ हटाओ, तो कौन सी कुर्सियाँ हटेंगी? जिसकी एक टांग टूटी है उसको हटा दो भाई, जिसका हैंड रेस्ट वो टूटा उसको, यानी टूटे फूटे सेल्स को शरीर नष्ट कर देता है, और इस चक्कर में वो सेल्स भी ख़त्म हो जाते हैं जो आगे चल के कैंसर बनने वाले थे। तो ऑटोफेजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो आगे चल के जो कैंसर बनने के कुछ सेल्स अंदर बिगड़ गए हैं, आतंकवादी हो गए हैं, उनको वो ख़त्म कर देता है। जी मेरा सवाल था, जून के पहले महीने में पहले हफ्ते में ये था, क्योंकि उसको सबसे गर्म मौका होता है। नहीं आप जून, नहीं वो हाँ मैं बताता हूँ नहीं बता ऐसा है, जो लोग निर्जला व्रत रखते हैं वो साल भर की 24 एकादशी को रखते हैं। मेरी जानकारी में है ऐसे लोग। तो जब आपको शुरुआत करनी है तो आप योग कब शुरू करना चाहिए? लिखा है ना वसंते शरदि प्रोक्तम। तो आप ग्रीष्म ऋतु में आरंभ मत करें, आप वसंत में ही आरंभ कर लीजिए या शीत ऋतु में आरंभ कर लीजिए, शरद ऋतु में, तो तब तक आपको अभ्यास हो जाएगा। ये है उसका। Sir, I have a question. Sir, you could ask Paridhi Bhandari if you have any question. Yes. Thank you so much, sir, for this out of the box sort of experiment and the concept of hypoxia. Because as a general people, we always think that, you know, the instruction we used to get that how much ever it is feasible for you, only that time, only that part of time you could hold, otherwise don't exert. And especially for the cardiac patients, we say not to hold. But when you are saying that this hypoxia can actually be beneficial, so my question is that for the cardiac patient, like as a beginner to a moderate level, what sort of instructions can be given? Question number one. Question number two, like when we are giving such training to, let's say, teenagers, which I am currently giving all the pranayama techniques, for them also, what all instructions can be useful so that they can increase their limit and have more benefits? ये बहुत अच्छी बात है कि लोग उत्सुक हैं जानने में और हम उनको बताने में उत्सुक हैं। देखिए, आपका प्रश्न एक तो ये है कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको ये प्राणायाम की वो स्टेज हासिल करने में जहाँ हाइपोक्सिया हो जाए कोई खतरा तो नहीं, पहले तो ये बता दूँ। दूसरा प्रश्न ये है कि टीनेजर्स को हम क्या कर सकते हैं? अरे तो दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले ले लो। टीनेजर्स की क्षमता असीमित होती है। आपने कभी कभी वो वीडियो देखे होंगे, मैं देखता हूँ। टीनेजर्स क्या, टीन तो कब से शुरू होता है? 13 से, है ना, 13 से। लेकिन उससे भी छोटे बच्चे, उनको ट्रेनिंग दे दिया यहाँ से वहाँ तक कुनाचे भरते हुए, जिसको कहते हैं ना सोमर सॉल्टिंग, सोमर सॉल्ट करते हुए कोई बच्ची जा रही है। टीनेजर्स की तो क्षमता असीमित होती है। वो तो यहाँ पे चढ़ के कूदेगा, फिर इसके ऊपर चढ़ के कूदेगा। अरे भाई, तुझे घुटने में चोट नहीं लगती? उनकी सीमित क्षमता नहीं, असीमित है, क्योंकि उनकी कार्टिलेज में जो चोट लगती है वो रात को सोते में पूरी कर लेता है अपनी। ठीक है, टीनेजर्स को तो छोड़ो। मेरे पास जो सबसे यंग कोई विद्यार्थी आया था निश्शेष रेचक सीखने के लिए, हिज एज वॉज अबाउट 27। तो जब मैं करता था भस्त्रिका और फिर उसके बाद निश्शेष रेचक, तो मैं कम से कम ले आया उसको 70 तक, 70% ऑक्सीजन तक। उसने किया 39 तक ले गया। यानी देखा जाए तो डर कुछ नहीं है। डर तो तब है जब आप ज़बरदस्ती किसी की नाक और मुंह पकड़ के बंद कर दें, फिर तो डर है पूरा। लेकिन जब वो खुद कर रहा है
तो डर नहीं है, क्योंकि जब उसे कुछ भी तकलीफ लगेगी तो वो सांस ले लेगा, कोई हमने ये थोड़ी कहा है। लेकिन जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर ये है कि जब तक आराम आराम से करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। मेरी जानकारी में ऐसे लोग हैं, बाबा रामदेव जब से सिखाना शुरू हुए, मेरे ख्याल में सन 2003-4 में उनका शिविर लगा करता था हर जगह, उससे लेकर के अभी तक वो रोज़ अनुलोम विलोम ही कर रहे हैं। तो अनुलोम विलोम ही कर रहे हैं, उसके आगे वो बढ़े ही नहीं। कुछ तो आगे बढ़ने का कोई तो स्टेप होता होगा कि अनुलोम विलोम ही करते रहे जीवन भर। तो जब तक आप अपने उस आराम की लिमिट से बाहर नहीं निकलेंगे तो ज़्यादा हासिल नहीं होने वाला। विद्यार्थी से भी अगर करेंगे, ठीक है बच्चे, जब तक तेरे को पढ़ना है पढ़ ले, जब किताब बंद करना है बंद कर देना, वो पढ़ेगा ही नहीं। वो 15 मिनट में कहेगा कि मम्मी हो गया बस, मैं तो रख रहा हूँ किताब। ऐसे नहीं होता है। वन हैज़ टू गो आउट ऑफ द कंफर्ट लिमिट। ये हमने करके भी देखा है और ये हमने सिखा के भी देखा, बहुत लोगों को सिखाया कि जब तक आप आराम आराम से करोगे वो उस लिमिट तक जाता ही नहीं है बंदा सांस रोकने की। अरे भाई, और रोक सकते थे तुमने 35 सेकंड रोकी तो 5 सेकंड और नहीं रोक सकते थे? रोक सकता था, लेकिन वो जो उसको कह दिया कि आराम से जितना हो उतना करना, तो वो और ही आराम से करता है। तो इसलिए आप ये बात, कुछ चुनिंदा विद्यार्थी जो कर चुके, जो 2 महीना 3 महीना कर चुके, उनको आप चुन लें और उनको ये कहें कि भाई अब नाउ यू हैव टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट लिमिट। फिर तब हासिल होना शुरू होगा। क्योंकि अगर कोई हाई जंप वाला विद्यार्थी है तो अगर वो आज मान लो 5 फुट तक वो जंप कर रहा है तो वो उस लकड़ी को बढ़ाना पड़ता है ना, 5 फुट 1 इंच पे करना पड़ता है, तभी तो धीरे धीरे क्षमता बढ़ती है फिर उसकी। ऐसे ही इसमें भी गो स्लो। यस, तो आई गेस हाँ, हार्ट का भी ये है कि जो दवाइयाँ उनकी चल रही हैं उन्हें बंद करने का बिल्कुल अपराध न करें। दवाई चलने दें, साथ साथ ये भी करें और उनको भी धीरे धीरे ट्रेंड करने के बाद, यानी 3 महीना तो एक ऑप्टिमम पीरियड है, तब तक तो कंफर्टेबल लिमिट में करो, कोई बात नहीं, लेकिन यू हैव टू गो आउट ऑफ द कंफर्ट लिमिट। जब 3 महीना कर चुके अनुलोम विलोम भस्त्रिका जो आसानी से, उसके बाद फिर थोड़ा अपनी कंफर्ट लिमिट के आगे बढ़िए, है ना। और पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर रखें। मैंने पिछली बार एक लेक्चर अभी दिया था इंदौर में थोड़े दिन पहले, वो यूट्यूब पे उपलब्ध है, वो भी देख लीजिएगा। उसमें मैंने ये बताया था कि योगियों के इक्विपमेंट क्या होते हैं। ऐसे तो आप कहेंगे जी योगी के पास तो कुछ नहीं होता, एक डंडा होता है बस और एक कमंडल होता है ना, दंड कमंडल। लेकिन ऐसी बात नहीं है, योगियों के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे ये अभी बतलाया, योग दंड भी होता है, कमंडल तो होता ही है, फिर जल नेति भी करने हैं तो एक नेति का लोटा भी होता ही है, सूत्र भी होता है, सूत्र नेति का। तो अब योगी भी मॉडर्नाइज हो गए, तो अब सभी योगियों के पास एक एक पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर होना चाहिए। और फिर ये जो हमने बताया हैंड हेल्ड हाइपोक्सिकेटर, ये भी होना चाहिए। और फिर एक पियर्स द स्ट्रॉ टेक्निक है हमारी, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिससे हम हवा पिलाते हैं लोगों को। क्योंकि योग में हवा पीने के लिए कहा गया है, काक चंचू वदासीन पिबेद वायुम शनि शनि, तो भाई पी कहाँ रहे, कोई तो मुझे पीते हुए नहीं दिखते। तो मैंने फिर पियर्स द स्ट्रॉ टेक्निक बना दिया, आपको वो भी मिल जाएगी। तो ये जो दवाई खाने वाले लोग हैं, हार्ट वाले, दवाई जारी रखें, 2-3 महीना कंफर्टेबली करें, उसके बाद फिर आउट ऑफ कंफर्ट जाना शुरू करें। फिर तब अपने आप ही देखेंगे कि अब उसको जो एंजाइना होता था वो नहीं होता है। पहले तो ये था कि गोली जीभ के नीचे रखनी पड़ती थी, नहीं तो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता था। अब वो चढ़ने लग जाता, तो गोली धीरे धीरे कार्डियोलॉजिस्ट खुद ही कम कर देंगे। यानी अगर आपके साथ में एक कोई मेडिकल डॉक्टर जुड़ जाए तो काम ज़्यादा आसान होता है। आनंद बाल योगी भावनानी को तो पूरा एक अलग से डिपार्टमेंट ही खुलवा दिया था उन्होंने, डायरेक्टर साहब ने, जो जिपमेर पौंडीचेरी में, मैं गया भी था वहाँ पे। तो ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसमें एक योगी भी हो, कोई साथ में एक मेडिकल डॉक्टर भी हो, तो वो इवेल्युएट करेगा, तो कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन, दिस इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया आल्सो हैज shown to reduce the inflammatory markers, and there are like many diseases because of this inflammation. Any idea on this? Any opinion of yours? सभी इन्फ्लेमेशंस में इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत बढ़िया चीज़ है। हफ्ते में 1 बार से शुरू करें, 2-3 महीने बाद हफ्ते में 2 बार कर दें, फिर अल्टीमेटली उसको अल्टरनेट डेज फास्ट पे ले आएँ।
अगर पुराण खोलेंगे, पुराणों में 60 तरह के व्रत हैं, ये कोई नई बात नहीं है। 60 तरह के व्रत उपवास पुराणों में बताए हुए हैं। महाराष्ट्र में उसको धर्ण पारण बोलते थे, यानी एक दिन खाना एक दिन नहीं खाना, एक दिन खाना एक दिन नहीं खाना। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट बहुत अच्छा आता है फास्टिंग के जरिए। बाकी तो इंटरमीडिएंट हाइपोक्सिया इज़ गुड फॉर सेवरल थिंग्स। आप पर्टिकुलर पेशेंट में फिर उसको आजमा के देखें। और अभी कामाख्या जी का ये कहना है कि अभी समय जब ज़्यादा ही हो गया है, तो मैं अभी बंद कर रहा हूँ, बाद में किसी और समय पर्सनली व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। ठीक है सर? फ़ोन नंबर नोट कर लें, 9412073252। फ़ोन नंबर ले लीजिए। मेल कर सकते हैं प्रकाश मालशी, सिंपल प्रकाश मालशी @gmail.com। दैट्स ऑल। ओके सर।